स्टैट वीक 2, राइट। तो स्टैट्स के अंदर वीक 2 में हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले बताओ कि कितने टाइप्स ऑफ डेटा होते थे, क्या क्या कैटेगराइजेशन करा था? एक होता था तुम्हारा न्यूमेरिकल और एक होता था कैटेगोरिकल, राइट, है ना? तो न्यूमेरिकल वाले में क्या क्या हमने टाइप्स पढ़े थे और कैटेगोरिकल में क्या क्या पढ़े थे? एक बार कोई कंफर्म करो मुझे फटाफट। व्हाट ऑल टाइप्स वर देयर? न्यूमेरिकल में सर, न्यूमेरिकल में पढ़े थे कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट सर। ठीक है, गुड। कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट हो गया। और इसके अलावा जो हमने पढ़ा था स्केल्स ऑफ मेजर में, वहां से पूछा था वैसे। ऑर्डिनल, नॉमिनल। हाँ, तो ऑर्डिनल और नॉमिनल किस में यूज करते हैं? ऑर्डिनल सर जिसमें स्टेप हो, जिसमें नहीं। रैंकिंग हो, उसके लिए। और करेक्ट। नॉमिनल बेसिकली जेंडर नेम के। ठीक है। सो वो कैटेगोरिकल में आता है या न्यूमेरिकल में आता है? Categorical. करेक्ट। सो दैट विल बी कंसीडर्ड अंडर कैटेगोरिकल, राइट। सो आपका एक होता है ऑर्डिनल और एक होता है आपका नॉमिनल। नॉमिनल। नॉमिनल बोले तो जेंडर वगैरह, जैसे जेंडर हो गया और तुम्हारा नेम हो गया या लेबल हो गया कि भाई विच टाइप ऑफ मूवी है, कौन से टाइप की मूवी है ये, ठीक है, या किस टाइप का प्रोडक्ट है, इज इट स्टेशनरी प्रोडक्ट, इज इट समथिंग रिलेटेड टू ग्रोसरी आइटम, या इस तरीके का, है ना? तो कैटेगरीज में जो आते हैं जिसमें रैंकिंग नहीं होती, दैट विल बी कंसीडर्ड अंडर नॉमिनल, एंड जिसमें रैंकिंग होती है उसको हम किस में लेते हैं? ऑर्डिनल में। जैसे क्लास, ग्रेड्स, है ना? तो ग्रेड्स में आप बोलते हो ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, ई ग्रेड। तो ए क्या होता है? बेस्ट वाला होता है, राइट? ए सबसे अच्छा ग्रेड है, फिर बी होता है, फिर सी होता है, तो देयर इज अ रैंकिंग, ठीक है। तो आज हमें वीक 2 के अंदर क्या पढ़ना है कि यार कैटेगोरिकल डेटा को कैसे हैंडल करते हैं। वीक 3 में फिर हम न्यूमेरिकल के बारे में पढ़ेंगे। तो वीक 2 इज ऑल अबाउट स्टडिंग, मतलब गेटिंग इनटू डिटेल्स ऑफ कैटेगोरिकल डेटा, ठीक है। तो अब आपको अगर कैटेगोरिकल डेटा मिला है तो हम उसको एनालाइज कैसे करेंगे, दैट इज समथिंग व्हिच वी नीड टू स्टडी। सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है वीक 2 में, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो अगर तुम्हें मैंने बोला कि यार मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 50 स्टूडेंट्स में से ए ग्रेड जिनके आए हैं वो है 25 स्टूडेंट्स, बी ग्रेड जिसका आया है वो कितने हैं? 10 स्टूडेंट्स, सी ग्रेड जितनों का आया है 10 स्टूडेंट्स, एंड डी ग्रेड वाले दीज आर, ये इसको कर लेते हैं 13 स्टूडेंट्स, एंड देन 7 स्टूडेंट्स, एंड दिस इज 5, ठीक है। 25, 13, 7 एंड 5। तो इसको हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसका ग्राफ कैसे कैसे बना सकते हो आप? किस किस टाइप का ग्राफ बना सकते हो? जैसे एक्सेल में सबने स्कूल में कुछ ना कुछ प्रेजेंटेशन वगैरह कभी ना कभी बनाई होगी, कुछ टास्क मिला होगा, है ना? तो कौन कौन से आप एक्सेल में ग्राफ्स बनाते थे? कुछ याद आ रहा है? स्कोर कार्ड बनाते थे सर। स्कोर कार्ड मतलब टेबल बनाते थे? हाँ सर। अच्छा, बट टेबल इज जस्ट लाइक नॉर्मल सा आपने ये बना दिया ना, तो यहाँ बॉक्स बना दिया, सो दैट विल बी टेबल। बट आई एम आस्किंग अबाउट कि आपने इसको, चलो ठीक है, स्कोर कार्ड से शुरू करते हैं। तो सोमनाथ ने बोला कि यार मुझे आपने इस तरीके से दिया है, तो इसका मतलब ये क्या है? दिस इज टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास? टोटल जो है वो है हमारे 50, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स है हमारे 50, ठीक है। वैल्यूज क्या है? वैल्यूज को बोलते हैं क्लास मार्क, या आप कह सकते हो एक्स आई की वैल्यूज क्या क्या है? ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, डी ग्रेड है, ठीक है। एंड दिस कितने बच्चों के कितने स्कोर है? 25 स्टूडेंट्स का ए ग्रेड है, 13 स्टूडेंट्स का बी ग्रेड है, 7 स्टूडेंट्स का सी ग्रेड है। सो इसको क्या आप कंसीडर करेंगे हम? फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो ए ग्रेड जो है, ए ग्रेड में 25 स्टूडेंट्स हैं, बी ग्रेड में 13 स्टूडेंट्स हैं, सी ग्रेड में 7 स्टूडेंट्स हैं, डी ग्रेड वाले 5 स्टूडेंट्स हैं, करेक्ट। तो इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी हुई?
इसको बोलते हैं एफ आई, इसको लिख देते हैं हम एक्स आई से। दिस इज क्लास मार्क, दिस इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब जैसे तुम्हारे मार्क्स आए थे, मैं पूछ रहा हूं कि ये टोटल कितने हैं, टोटल करेंगे हम तो दिस इज कमिंग टू 50, है ना। नाउ आई वांट टू नो कि व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, किसी ने आपसे पूछा कि व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स गॉट ए ग्रेड, कितने परसेंट ने ए ग्रेड आया बताओ, कितने परसेंट स्टूडेंट्स का ए ग्रेड आया है। टेल मी गाइस। सोमनाथ, शिफा, मोहम्मद, अर्चना, you can also answer. 25-50% का सर। हाँ, कैसे करा सर इसमें 25/50 into 100 सर। 25/50 into 100, है ना। बी ग्रेड का कितना है परसेंटेज, बी ग्रेड का परसेंटेज कैलकुलेट करो ऐसे, सी ग्रेड का कैलकुलेट करो, चारों कैटेगरीज का कैलकुलेट करो फटाफट सब। 26% सर। ओके, सो फर्स्ट का सोमनाथ ने बोला 50%, सेकंड का ही सेइंग 26%, थर्ड का 14%. 14, देन डी का 10% सर। 10%। कैसे निकाला हमने, 25, दैट इज एफ आई, F1 जो है फर्स्ट कैटेगरी का है ना, फर्स्ट कैटेगरी का आपने लिया 25 डिवाइडेड बाय टोटल, है ना, टोटल Fi डिवाइडेड बाय टोटल करा हमने इनटू 100 कर दिया, तो 25 डिवाइडेड बाय 100 सॉरी 25 डिवाइडेड बाय 50, टोटल इज 50 इनटू 100, तो दिस कम्स टू 50%, है ना। ऐसे किया सबने। सो इसी को क्या बोलते हैं, परसेंटेज के फॉर्म में जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आप क्या कहते हो, दिस इज इन परसेंटेज, बट व्हेन यू आर नॉट मल्टीप्लाइंग इट विद दिस 100 तो हमारे पास क्या आएगा, अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करता, so I will get 25 divided by 50 as 1/2 which will be equal to 0.5, है ना। तो द आंसर विल बी 0.5, और इसी 0.5 को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। बस जो 100 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाता है, परसेंटेज हो जाता है, और आप नहीं करते तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, कि कितना परसेंट लोग, कितने लोग मतलब इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, ए ग्रेड वाले हैं, बी ग्रेड वाले हैं, सी ग्रेड वाले। क्लियर है गाइस। सो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करा, सबको आता था ये परसेंटेज निकालना, तो बस परसेंटेज में हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे आप परसेंटेज की जगह 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते, आप सिर्फ डिवाइड करते हो टोटल से, ठीक है। तो उस तरीके से आप क्या कर लेते हो, कैलकुलेट कर सकते हो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हुआ, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय fi डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ fi, सिग्मा fi, सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम, दिस सिग्मा's मीनिंग इज सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। बस यही होता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से पता क्या चल रहा है कि 0.5 टोटल करोगे तो क्या आएगा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को ऐड करने पे 1 आएगा सर। हाँ, जैसे परसेंटेज में यू ऑलवेज गेट 100, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को आप ऐड करते हो तो क्या आ जाएगा, 1 आना चाहिए। अगर आपका 1 नहीं आ रहा, इट मींस यू हैव डन सम सॉर्ट ऑफ मिस्टेक, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वाज द फर्स्ट टॉपिक जो हमें डिस्कस करना था, और वो तुम्हें क्लियर है सबको, क्योंकि परसेंटेज सबको आता था कैलकुलेट करना। इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू परसेंटेज। परसेंटेज में हम परसेंटेज लगाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, 0.5 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे सो विल गेट 50%, करेक्ट। वही चीज हमें यहाँ पे करनी थी बस, ठीक है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी आ गई सबको।
रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम होना चाहिए 1, ठीक है। सो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, लेट्स सी वेदर यू विल बी एबल टू डू इट। Hey guys, hello everyone. It's so good to see all of you till this part of the video. I hope you guys are enjoying it. I am Rahul Saxena from V for AI, that is V for Artificial Intelligence, and a student of this IIT MBS degree as well. So I'm also associated with IIT Madras as a student, just like you going to be a student, right? So 100 plus students of mine have been a part of this degree via my paid batch or from YouTube, right? So they have contacted me and they have thanked me for they have messaged me that my this course has helped them a lot. So the videos that I am posting here are the session videos which were captured during the live batch, right? So I hope you are enjoying it. Please do comment below the video so that I can understand whether you are able to understand it or not. Just share your feedback, and you all can support me by sharing the videos with other students as well. Please do subscribe to the channel because subscribers बहुत जरूरी है. If you have subscribed, if you can subscribe using other devices as well, that's also very much encouraged. The course fee is actually 1,999, but I have all I have made it completely free because I really want you guys to ace the exam, not just qualify. I am pretty sure that you all are capable to qualify the exam. But from these videos जो कि अब हम पोस्ट कर रहे हैं, इनसे तुम सच में 80% 90% से ज्यादा स्कोर कर सकते हो if you seriously just watch the video, practice questions, because practice question practice करना is the most important thing, right? So that's the purpose कि तुम मेरे सारे जूनियर्स बन पाओ and we'll be able to meet at Paradox और मचाएंगे दबा के, ठीक है? That's the sole purpose. So यार अच्छे से पढ़ो. As a support, what you can do is you can share these videos with other friends who are preparing for IITM. If you feel that my videos are adding some value, I would highly encourage you कि जितना तुम donate कर पाओ. If the videos help you, donate some amount as per your appetite. Whatever feels good to you, you can donate, right? Using this QR code. Okay. I would love to hear from all of you. So just ping me on WhatsApp using this number. ठीक है? Message करो. I will add you in the group. You can discuss. You can tag me. और अच्छे से पढ़ो. जब भी मैं available होऊंगा, I will try to help you out. बस मिलते हैं फिर Paradox में. See you guys. All the very best. Keep on preparing. Subscribe to the channel and like the video. Try this, guys. यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? फर्स्ट कॉलम इज द कैटेगरीज कि एक पेशेंट को कैंसर से डेथ हुई या कॉज ऑफ डेथ दे रखा है, कैंसर से हुआ, एक्सीडेंट से हुआ, हार्ट डिजीज से हुआ. देन सेकेंड कॉलम इज नंबर ऑफ डेथ्स, मतलब कितने लोगों की हुई, दैट इज फ्रीक्वेंसी. एंड थर्ड कॉलम इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी. ठीक है? ट्राई टू कैलकुलेट. आपको क्या फाइंड आउट करना है? हाउ मेनी डेथ्स हैपेंड इन द सिटी हॉस्पिटल इन 2019. तो इन डेथ्स का पूरा टोटल निकालना है हमें. कोशिश करो एक बार फटाफट. लेट्स सी, क्योंकि ये अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, बट मतलब आई थिंक दिस इज जस्ट एन एप्टीट्यूड क्वेश्चन. You guys all have completed 12, so you can solve this. Try it and figure it. Sir, 1000. क्या बात है. ओके, एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालो फिर जिस इसका हो जाए. मुझे नहीं पता 1000 आंसर है नहीं है. I'll have to check. ओके, आंसर बताओ सब लोग. तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था? फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल इज इक्वल टू RFI is equal to FI divided by total. ये होता है सिंपल सा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला. सर अगर इसमें सर टोटल 700 हो रहा है सर, ये 150 प्लस 250 प्लस 300, अगर 1000 से माइनस करेंगे तो 300 आ रहा है. तो यही हो सकता सर, x प्लस y. तो 300 को डिवाइडेड बाय 2 कर सर 150 दोनों का मिल जाएगा. ऐसे दोनों हो सकता है, ऐसे नहीं. सर तो x प्लस y का ही आएगा ना सर. x प्लस y नहीं, मैं x की, y की एंड z की तीनों की वैल्यूज पूछ रहा हूँ. ट्राई करो. पहले टोटल बताओ किस किस का हो गया टोटल.
अनम्यूट करके या चैट में रिप्लाई करो गाइस। शिफा आ गया आंसर? Yes, sir. ओके, एंड मोविस एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो शिफा। नेक्स्ट एक्स वाई एंड जेड। Okay. So Shifa is saying P is 0.15. Let's see. ई का तो मिल गया सर 0.15। और भी निकल जाएगा, क्या दिक्कत है? अगर मुआविज नहीं हुआ तो देख लेना इधर। फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, टोटल कैसे निकलेगा। टोटल के लिए हमें क्या करना चाहिए, जैसे हमारे पास फॉर्मूला है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का, RFI इज इक्वल टू FI अपॉन टोटल, है ना। तो मुझे क्या नहीं पता, टोटल नहीं पता। FI एंड RFI दिया हुआ है, तो मुझे इस रो में और इस रो में दोनों में दिख रहा है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी प्रोवाइडेड है, फ्रीक्वेंसी भी प्रोवाइडेड है, बस टोटल नहीं गिवन। तो मैं क्या करूंगा, फ्रीक्वेंसी ले लेता हूँ इसकी 300, सॉरी हाँ फ्रीक्वेंसी ले लेता हूँ 300 एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 0.3, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल। तो टोटल कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, टोटल विल बी इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 0.3, है ना। अब क्या करोगे, पॉइंट हटाने के लिए इसको आप लिख दोगे ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे डिनोमिनेटर में 3 हो गया, सो आंसर विल बी 1000। सो टोटल कितना आ गया, 1000 आ गया। दिस वे यू कैन गेट टोटल एज 1000 कि कितने लोगों की डेथ हुई है 2019 में। यहाँ पे क्या हो गया टोटल, दिस विल बी 2000, दिस विल बी 1000, ठीक है। अब टी की वैल्यू निकालो, मुझे बताना निकला है नहीं निकला। टी एक्स वाई जेड, गाइस फटाफट। सर दिख नहीं रहा साफ बोर्ड पे। अरे बताना एक बार, कंफर्म करो। Yes, clear है। यस सर अब क्लियर हो गई। कुछ इंटरनेट का इशू रहता है बिकॉज़ हमारी तरफ नहीं है, बोलिए करो। सो टी कैसे निकलेगा, टी वाले केस में भी देखो इस तरीके से यार, आपको क्या गिवन है, सर जेड का वैल्यू सर 0.125 आएगा सर। ओके, सोमनाथ इज सेइंग दिस विल बी 0.125। अच्छा 0.125 या ग्रेट, दोनों का आ गया 0.125। अब एक्स या वाई की वैल्यू निकालो। सर एक्स का वैल्यू 175 आएगा सर। गुड गुड गुड, ठीक है। तो यार पता है इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ, सोचो, रादर देन पेन चलाने से फटाफट क्विकली होना चाहिए। जब हमें पता है टोटल इज सर वहाँ का सर जहाँ एग्जाम देने जाते हैं सेंटर का कैलकुलेटर थोड़ा एकदम स्लो रहता है सर। हाँ कैलकुलेटर उनका बेकार रहता है, बट यार ये तो ओरल में कैलकुलेशन करने वाला क्वेश्चन है, टाइम नहीं लगना चाहिए। अपना आप एप्टीट्यूड पे वर्क करना पड़ेगा हम लोगों को, इससे कैलकुलेशन जल्दी जल्दी कर पाए। देखो आप यहाँ पे टोटल निकला 1000, ठीक है, मुझे पता है टोटल इज 1000, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा, टी इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 1000, डायरेक्टली दिख रहा है यार, 3 नीचे 0 तो 0 इट विल बी 0.150। फिर
ये 0.175 है, 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है ना? तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तीनों पॉइंट्स हट जाएंगे, दिस विल बी 175। अब z की वैल्यू 0.125 है तो y की वैल्यू क्या होगी? सर 125 होगी सर। एग्जैक्टली फटाफट करना है ऐसे, मतलब कई बार कई क्वेश्चन में आपको पेन नहीं चलाने की जरूरत होती। मुआविज आ रहा है? Yes. ठीक है, जैसे एक बार लिख देते हैं रिकॉर्डिंग वाले बच्चों के लिए। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी दी हुई है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड वाला कितनी दी हुई है हमारी? 0.175 गिवन है, और फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है, टोटल कितना है? 1000 है ना? तो एफ आई नहीं पता, नीचे 1000 है, तो एफ आई विल बी इक्वल टू F2 कितना हो जाएगा सेकंड रो वाले के लिए? दिस विल बी 0.175 into 1000, तो ऑब्वियस बात है मल्टीप्लाई होने पे दिस विल बी 175। फिर z कैसे निकलेगा? दिस z आप लोगों ने कैसे निकाला? 1 माइनस करके? नहीं कैसे सर, निकालते थे? इसको देख के सर, इस y को देख के डायरेक्ट कर दे सर। इसको y निकाले y पहले, तो अभी निकालना ना भाई। नहीं वो सर, z तो कि बोलो जितने बोलो। है उसको प्लस कर दिया और z को ऐसे x मान के इक्वल टू 1 करके निकाला। हाँ, तो क्योंकि हमें हम तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 1000 से का माइनस करके निकाले सर। अच्छा कोई नहीं, तुमने पहले y निकाल लिया, दैट इज आल्सो फाइन, ठीक है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम क्या होता है? सम ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 होता है, हमें पता है। तो फर्स्ट वाला आया 0.15, फिर 0.175, फिर z है मुझे नहीं पता, उसके बाद 0.25 प्लस 0.3 इज इक्वल टू 0.3 इज इक्वल टू 1। ये कितना हो गया? 0.55 हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.15 प्लस 0.175 विल बी 0.325 प्लस इतना प्लस z, है ना? तो कितना हो जाएगा? z विल बी इक्वल टू, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? आपको हो जाएगा 875। 0.875 plus z is equal to 1, तो z will be equal to 0.125। बस इस तरीके से कर लो, चाहे इन सबको सम करने के बाद 1000 से माइनस कर दो तो उससे y आ जाएगा, देन डिवाइड करने पे आपका z कैलकुलेट हो सकता है। तो इस तरीके से फटाफट क्वेश्चन हो जाता है, कई बार इस पे आते हैं और ग्रेड असाइनमेंट में होगा इस पे क्वेश्चन, ठीक है? तो क्लास के बाद जाके प्लीज कोशिश करा करो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो अच्छे से। आई थिंक यू आर ऑलरेडी डूइंग दैट, सो लगे रहो ऐसे ही, थोड़ा सा और स्पीड बढ़ाओ, ठीक है? लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक। हमारा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज परफेक्टली क्लियर, राइट? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ऐसा करते हैं इसमें। सो आई एम जस्ट शेयरिंग द क्वेश्चन नोट डाउन करो फटाफट। एंड इस बार मुआविज थोड़ा जल्दी, आई वांट आंसर फ्रॉम योर साइड, ठीक है? क्वेश्चन नोट करो फटाफट गाइस। ठीक है, आई थिंक नोट कर लिया सबने। क्वेश्चन इज हाउ मेनी पेशेंट्स विजिटेड द डेंटिस्ट इन दैट टोटल वीक? इन टोटल इन दैट वीक कितने बंदों ने विजिट करा? तो आपको इसका सम बताना है, कितना आएगा? टोटल पेशेंट्स who visited during that week, कितने लोगों ने विजिट करा बताओ?
टोटल कितना है गाइस? वो रो देखो जिसमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी गिवन है और टोटल नहीं गिवन, तो वहां से आप टोटल निकाल सकते हो. Marvis, attempt it. Okay. So relative frequency का फॉर्मूला था frequency divided by total. तो वो रो चेक करो जिसमें फ्रीक्वेंसी एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, वहां से आप फॉर्मूला यूज करके टोटल कैलकुलेट कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y. This x and this y, ये आपको कैलकुलेट करना है. Okay. Good boys. सोमनाथ कैलकुलेट करो, बताओ आंसर. टोटल कैसे निकाल सकते हैं? फर्स्ट रो में हमें प्रोवाइडेड है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इज 15. सर x 20 होगा सर. सही है, बढ़िया, गुड जॉब गाइस. तो टोटल हम ऐसे निकाल सकते थे सिंपली. ट्वेंटी फाइव फाइव जा 125, 25 6 जा 150, ठीक है. 25 6 जा 160 और ये आंसर विल बी 120. 5 से हमने 600 को कट कर दिया, ठीक है. तो यहाँ पे आ गया हमारा सम आ गया, टोटल 120 आ गया, सबने निकाल लिया, विच इज ग्रेट. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट. ओके, शिफा ने y की वैल्यू भी बता दिया, और लोग कंफर्म करो कि शिफा का सही है या गलत है. सही है सर. ओके. सो यहाँ पे कितना आ रहा है? x हमारा. x कैसे निकल सकता है? इन सबको ऐड करने के बाद 120 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो x विल बी इक्वल टू, बिकॉज समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज क्या होना चाहिए? 120 होना चाहिए, हमें दिख रहा है. तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे which will come as 20, राइट. फिर आप y कैसे निकालोगे? y इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, सो y विल बी इक्वल टू x डिवाइडेड बाय टोटल. तो x की वैल्यू क्या आई है हमारी? 20 एंड y इज 120, सो 1/6. 1/6 को आप सिंप्लीफाई करोगे, यू विल गेट 0.1666, ठीक है. तो अभी क्वेश्चन में आपको जो एक्टिविटी में दिया हुआ है उसमें लिखा है 3 डेसिमल प्लेसेस, सो वी विल राइट इट लाइक दिस 0.166, ठीक है. तो तुम्हें वो मैंने स्पेसिफाई नहीं करा था, बट इट इज करेक्ट, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. गुड जॉब गाइस. चलो बाकी क्वेश्चन तुम लोग खुद अटेम्प्ट करना, आई थिंक कर लोगे अब. नेक्स्ट टॉपिक इज कि अगर हमें ऐसे ही ये डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक करते हैं डिस्कस. तो ये था हमारा टेबुलर फॉर्म में हम जैसे एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है. बट अगर मुझे चार्ट्स वगैरह प्लॉट करने, जैसे एक्सेल वगैरह लोग सभी यूज करते हैं हम लोग, तो किस लिए यूज करते हैं? ठीक है. तो हमने सपोज ग्रेड्स लिए, ठीक है. तो ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड. कितने लोगों का आया? लेट्स से ए ग्रेड आया 10 का, बी ग्रेड आया 20 का, सी ग्रेड आया 30, देन 40. तो बताओ कितना कितना इनका वो बन गया, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा? कंफर्म मी गाइस, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना आएगा? What will be the relative frequency? पहले वाला 0.1,
ओके 0.2, 0.3, 0.4। बिल्कुल, बिकॉज सबको 100 से डिवाइड कर रहे हैं, सम इज 100 है ना। तो सिंपल से एग्जांपल लिया है। तो अब इसको हम ग्राफिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो ग्राफिकल फॉर्म में हमें तीन चीजें पढ़नी है। एक पढ़ना है पाई चार्ट। पाई चार्ट सबको पता है, पाई चार्ट में क्या होता है? आई गेस सबको आइडिया होगा। आप एक सर्कल लेते हो बड़ा सा, उसके अंदर आप डिवाइड करते हो, है ना। तो हाँ सर, हर इसमें एक का, ये कोहली वाला क्वेश्चन है सर, ग्रेडेड असाइनमेंट में। अच्छा, तो हम हर चीज का क्या होता है, स्लाइस होता है एक तरीके से। तो लेट्स से दिस इज 0.4, तो कोशिश करी जाती है वैसे, मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि सबसे बड़े स्लाइस को सबसे पहले कट करा जाए, ठीक है। तो लेट्स से दिस इज 40% है ना, तो 40% कितना हो जाएगा यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली, बिकॉज दिस इज 50% है ना। तो 40% ये है, तो दिस विल बी डी कैटेगरी, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, सी इज 30%, सो लेट्स से वो यहाँ पे आ गया सी। देन बी विल बी सपोज इतना, ठीक है। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, दिस इज बी एंड दिस इज ए, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके से दे रखा है सर 100 के एक्यूरेट अगर ग्राफ नहीं होगा तो वो ग्राफ मिसलीडिंग होगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, वो सब पढ़ेंगे अभी। तो अगर आपका 100% नहीं आता टोटल करने पे, तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज मिसलीडिंग ग्राफ। तो पाई चार्ट में क्या करते हो आप लोग, इट रिप्रेजेंट्स रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको किससे यूज करते हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज वगैरह को रिप्रेजेंट करने के लिए, या परसेंटेज रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, या परसेंटेज रिप्रेजेंट करने के लिए। पर ऐसा नहीं कर सकते कि यार ए की वैल्यू 10 है तो मैं यार 10 लिख दूं। न्यूमेरिकल वैल्यूज को मोस्ट ऑफ द टाइम आप रिप्रेजेंट नहीं करते। द साइज ऑफ दिस स्लाइस, एक उसको क्या बोलते हैं, स्लाइस। तो हर स्लाइस का साइज क्या बताता है कि कितना परसेंटेज ऑफ मतलब उसमें कितना डेटा है या कितनी वैल्यू है उसकी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मुझे पता चल रहा है डी ग्रेड सबसे ज्यादा बच्चों का है, दैट इज 40। तो 40% स्टूडेंट्स आते हैं जिनका डी ग्रेड है, ठीक है। सो पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ किसका, क्वालिटेटिव डेटा। तो लास्ट टाइम याद करो मैंने एक चीज बताई थी, न्यूमेरिकल डेटा को क्या बोलते हैं हम, न्यूमेरिकल जो डेटा होता है उसमें क्या होता है, उसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव, यस। बिकॉज उसमें क्या पता चलती है, क्वांटिटी पता चलती है, क्वांटिटेटिव डेटा बोलते हैं। बट जो कैटेगोरिकल डेटा होता है उसको क्या बोलते हो आप, कैटेगोरिकल डेटा को क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव, ठीक है। सो पाई चार्ट कैन ओनली बी यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव डेटा, मतलब कि जब आपकी कैटेगरीज दे रखी है तो उन कैटेगरीज को एनालाइज करने के लिए यू यूज अ पाई चार्ट, ठीक है। यहाँ पे हम सेकेंड वीक में सिर्फ क्वालिटेटिव डेटा, कैटेगोरिकल डेटा की ही बात कर रहे हैं। सो इसलिए हम पाई चार्ट स्टडी कर रहे हैं। पाई चार्ट के अंदर हम कैटेगोरिकल डेटा को यूज करते हैं, ठीक है। इसमें एक सिंपल सा रूल है, सर्कल का पूरा एंगल बताओ कितना होता है ये, 360। सो मैक्सिमम मतलब पूरा एंगल कितना होता है, टोटल एंगल इज 360 डिग्री, ठीक है। सो अगर मैं पूछूं कि कितना एंगल होगा डी वाले उसका, तो यहाँ पे कोई बता सकता है एंगल? अगर ये एंगल वाला कॉलम है तो हम कैसे निकालेंगे सबका एंगल? ए में ए का कितना एंगल होगा, ये जो आपका सर स्लाइस है 360 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे सर, तो 90 डिग्री आ जाएगा ऐसा। सबका 90 है। इज दिस 90 डिग्री वाला स्लाइस? क्या इस लाइन और इस क्या करेंगे, 180 माइनस कर देंगे उसमें से डी को, फिर तो क्यों E 180 में से माइनस कर देंगे? जब मैं कह रहा हूं कि ये पूरे सर्कल में जो सेंटर से अगर बोलूं तो पूरा एंगल है 360 डिग्री, ठीक है। मुझे दिख रहा है डी इज 40%, तो इसका एंगल क्या होगा, 0.4 इंटू 360। तो जो डी होगा दिस विल बी 40% रिप्रेजेंट कर रहा है ना ये सर्कल का, भाई ये सर्कल का 40% रिप्रेजेंट कर रहा है, और पूरे सर्कल का एंगल कितना है, 360। तो एंगल क्या होगा, 40% ऑफ 360, दैट इज 0.4 इंटू 360। तो क्या हो जाएगा, 36 इंटू 4, 4 6 24, 4 3 144 डिग्री होगा ये एंगल। दिस एंगल विल बी 144 डिग्री। सो एंगल कैसे निकालते हैं, एंगल विल बी इक्वल टू 360 डिग्री इंटू रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसको परसेंटेज के अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करेंगे ना सर? एग्जैक्टली, यस, क्योंकि हर स्लाइस का साइज वो बता रहा है ना उसका कवरेज। तो लिखो फटाफट सबके एंगल बताओ कितना कितना आ गया, टेबल कंप्लीट कर लो सब लोग, फिर आगे बढ़ेंगे।
हो गया सबका आंसर? So first angle will be 36, second will be 2 times that, और 2 times of 36 will be, भाई देखो एक चीज में ध्यान देना है यार, कैलकुलेशन में I'll try to help. सही है, अच्छा ठीक है. अभी देखो एक चीज, कई बार ना हमें जैसे अब 36 को तुम कर रहे होगे 360 into 20 ऐसे कर रहे होगे सब लोग, 360 into 0.2, तो सब कर रहे होगे 36 into 2 करा, फिर 36 into 3 करा, ऐसे मत करो, डोंट डू दिस. ठीक है, आपको थोड़ा सिंपलीफाई करने की कोशिश करनी है, एंड ओवर द टाइम यू विल सी कि इससे काफी टाइम सेव होने वाला है. जैसे हमने क्या करा, 36 का हमें दिख रहा है 10%, 20%, 30%, 40%, है ना. मैं नॉर्मली बता रहा हूँ कि कभी भी कैलकुलेशन को थोड़ा सा जल्दी करने का तरीका है कि आपने 360 है, 360 का मुझे दिख रहा है 10%, 20%, 30%, 40%, तो 10% क्या होगा भाई? 360 है, 360 का 10% क्या होगा, या 1000 का 10% क्या होता है, फटाफट बताओ गाइस. 10% ऑफ 1000 इज 100. कैसे करते हैं? 1000 का 10% divided by 10 हाँ, into 100. 10 divided by 100. ठीक है, सो ये अब ऐसे करते हो, है ना. तो इसको शॉर्ट में कैसे करते हैं हम लोग, ओरली कैसे कर लेते हैं. जब शॉप पे गए यार, चलो 500 रुपीज की शर्ट है, सो इसका 10% डिस्काउंट हुआ, अच्छा 50 रुपए का मुझे, हम क्या करते हैं 500 डिवाइडेड बाय सर एक जीरो खत्म कर देते सर. एग्जैक्टली, है ना. तो आप आखिरी का जीरो खत्म करते हो. यहाँ पे क्या करेंगे, 360 का 10% निकालना है, आपने आखिरी का जीरो हटा दिया, सो 10% विल बी 36. अब हमें क्या करना है, 20% कैलकुलेट करना है. तुम दोबारा जाके इसको प्लस इंटू 2 कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर 3 कर रहे हो, ऐसे मत करो. जस्ट सिंपली थिंक लाइक 36 हमारा है 10%, उसका डबल है, मतलब 36 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, या ऐसे कर लो 36 into 2 को ओरली करने की कोशिश करो रादर देन पेन पेपर से. अब धीरे धीरे एप्टीट्यूड को थोड़ा सा इंप्रूव करो कि 36 is 30 plus 6, है ना. तो 6 का 30 का ट्वाइस क्या होता है, 30 का ट्वाइस इज 60, 6 का ट्वाइस इज 12, तो 60 plus 12 कितना आएगा, 72. तो ऐसे सोचना है 36, 30 plus 6, 30 का डबल 60, 6 का डबल 12, दोनों को ऐड करा 72. ओरली करने की कोशिश करो ऐसे. फिर 36 का थ्राइस निकालना है, 3 करना है, 30 is 3 ना, तो 30 into 3 कितना होगा, 90, हमें पता है. और फिर 6 बचा, 6 into 3 is 18, 90 plus 18 108. तो ऐसे ओरली कोशिश करो करने की, स्पीड बनती जाएगी धीरे धीरे. 36 into 4 is 30 into 4, 6 into 4, 6 4 are 24 पता है, 30 into 4 कितना होगा, 3 4 are 12, तो 120 plus 24, that will be 144. समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं मैं? आप इसको डिवाइड करके करो, जैसे 30 plus 6 सोचो इसको, और ये ओरली करने की कोशिश करो, लिख के नहीं करना हमें. तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करा, मुझे पता है 3 4 12 आएगा, तो दिस विल बी ऑब्वियसली 120. भाई 30 रुपए की एक चीज है, आपने 4 पीस लिए, आप ओरली करते हो ना शॉप में जाके कि 120 का आएगा, तो वही करना है. 34 से 120, 120 की आई चीज, फिर 6 बचा है, 6 4 से 24, और दो चीजें ली हैं, तो 120 plus 24 will be 144. Don't use pen and paper. Start solving questions orally. Once this will become a habit, you will save a lot of time. शुरुआत में कैलकुलेशन मिस्टेक्स होंगी, बट ओवर द टाइम बहुत अच्छी आदत बन जाएगी. ठीक है, सो हमने अभी निकाल लिया, ये सब क्या है, डिग्रीज है. 144 डिग्री, इन सबको आप ऐड करोगे, सो इट शुड बी 360 डिग्री. सो ये क्या होता है, टोटल कितना आना चाहिए, 360 डिग्री. चलो ठीक है, 7 3 10, एक सेकेंड, ठीक है, ठीक. तो अभी हमने पाई चार्ट समझ लिया. इसमें एक टॉपिक रहता है एरिया प्रिंसिपल. ठीक है, एरिया प्रिंसिपल कहता है कि भाई अगर तेरा पाई चार्ट बना है, मुझे दिख रहा है ये दिस इज ऑफ 40%, दिस इज 10%. ठीक है, तो चार्ट में ना मुझे साइज उतना ही दिखना चाहिए स्लाइसेस का. ठीक है, कई बार लोग गलत इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए, बिकॉज यू आर स्टडीइंग डेटा साइंस, सो यू शुड बी वेरी मच क्लियर कि डेटा मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए, डेटा को मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए, मिसलीडिंग चार्ट्स नहीं बनने चाहिए कि हमने कहा तो कि भाई डी ग्रेड सबसे ज्यादा है, बट हमने क्या दिखा दिया, जैसे सोमनाथ ने गलती से बोलता कि 90 डिग्री होगा, तो किसी ने बना दिया डी ग्रेड, सी ग्रेड, बी ग्रेड, ए ग्रेड. तो इसमें तो आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा. यू विल थिंक, अगर आपको एक पेपर मिला जिसमें ऐसे दिया हुआ, तो तुम सोचोगे ए बी सी डी सबको क्या मिला है, इक्वली मिला है, बट जबकि ऐसा नहीं था. इसका साइज था 40%, इसका था 10%, इसका 20, एंड दिस वाज 30%. तो ये क्या है, दिस इज अ मिसलीडिंग प्लॉट. दिस इज मिसलीडिंग प्लॉट. इसमें डेटा मिसलीड कर रहा है आपको.
ठीक है, तो ये हमें ध्यान देना है, इसको हम कहेंगे कि ये गलत है यार, तेरा रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल सही नहीं है, दिस वोंट हेल्प। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा बेस क्लियर है, हमें पाई चार्ट समझ आ गया। नाउ विल मूव ऑन टू बार चार्ट। सेकंड इज बार चार्ट। बार चार्ट कैसे होता है? जब आप कैटेगरीज को एक्स एक्सिस पे लेते हो, जब आप कैटेगरीज को एक्स एक्सिस पे लेते हो, है ना, जैसे दिस इज ए कैटेगरी, दिस इज बी, दिस विल बी सी एंड दिस विल बी डी ग्रेड, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड। अब जैसे तुम्हें किसी शॉपकीपर का एनालाइज करने की मंडे को कितनी सेल हुई थी, ट्यूसडे को कितनी हुई थी, तो हम उन सारे डेज ऑफ वीक को यहाँ पे लिख देंगे एक्स पे, है ना, और इधर क्या होगा उसमें कि सेल कितनी हुई, कि एक दिन 10,000 की सेल हुई, एक दिन 20,000 की हुई, एक दिन 2,000 रुपए की हुई, एक दिन 50,000 रुपए की हुई, है ना। सो वो सब चीजें यहाँ पे आएंगी। सो वाई एक्सिस में इसमें क्या आएगा कैटेगरीज वाले में, इसके तरीके से फ्रीक्वेंसीज, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, सो वाई एक्सिस पे यू विल रिप्रेजेंट, एक्स एक्सिस किसके लिए होता है, कैटेगरीज के लिए, एंड वाई एक्सिस विल बी फॉर फ्रीक्वेंसीज या और रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसी या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए। ठीक है, किसी को भी आप रख सकते हो या और परसेंटेज भी, जैसे यहाँ पे हम परसेंटेज कर रहे थे तो परसेंटेज भी आप लिख सकते हो कि दिस इज 10%, अगर यहाँ परसेंटेज लेना है 10%, 20%, 30%, 40%, है ना। तो हम कैसे ग्राफ बनाएंगे, दिस विल बी 10, 20, 30 एंड 40। बन गया? ठीक है गाइस, क्लियर है सब? सो हाइट ऑफ बार चार्ट क्या बताता है आपको? हाइट ऑफ बार चार्ट टेल्स अबाउट फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी या परसेंटेज, कि इसमें कितना डेटा है। उसमें क्या था, स्लाइस का साइज बताता था आपको कि कितना डेटा है। यहाँ पे क्या बता रहा है, हाइट ऑफ दिस बार आपको बता रहा है कि कितना डेटा है। क्लियर है? सर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आज ही होगा सर? हाँ हाँ, हो जाएगा, डोंट वरी, फटाफट कर रहे हैं, हो जाएगा सब। ठीक है गाइस, ये हमने अभी डिस्कस कर लिया बार चार्ट में। अभी बार चार्ट के अंदर नोट डाउन कर लो सब लोग एक बार। हो गया नोट? बढ़े आगे? हाँ सर, हो गया। ठीक है, देखो बार चार्ट और पाई चार्ट किसके लिए यूज हो रहा है, ये क्लियर है सबको? टू कंपेयर डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है, बार चार्ट और पाई चार्ट किस लिए यूज कर रहे हैं, डिफरेंट कैटेगरीज को कंपेयर करने के लिए। ठीक है, इसमें भी वही एरिया प्रिंसिपल यूज होता है, इसमें भी यहीं पे लिखते हैं ना, एरिया प्रिंसिपल का फंडा आता है। ठीक है, कि जो डेटा है वो प्रॉपर्ली प्लॉटेड होना चाहिए, बेस से ही शुरू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को हमने ऊपर से शुरू कर दिया बार और किसी को हमने यहां से शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बार चार्ट के अंदर हमेशा कहां से, नीचे से शुरू होना चाहिए, बेस लाइन जो होना चाहिए, इसको बोलते हैं एक तरीके से बेस लाइन। ठीक है, तो बॉटम से ही शुरू होना चाहिए पूरा बार चार्ट, अदरवाइज उसको क्या बोलेंगे कि यार हम क्लियर नहीं है कि कहां से शुरू हो रहा है। तो हमेशा बार चार्ट कहां से शुरू होना चाहिए, बॉटम से। ठीक है, ये चीज क्लियर है? सेकेंड चीज कि सपोज किसी ने क्या दिया, लेट्स से हमारी एक एज का डेटा है। ठीक है, कि भाई कितने लोगों ने शॉपिंग करी, सपोज कोई सत्संग अटेंड करने जा रहे हैं, मतलब सत्संग ऐसे कि कुछ भी कोई मंदिर अंदर जा रहे हैं, तो वहां ज्यादातर लोग बुढ़े बुढ़े लोग जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे हम क्या कहेंगे, हम सीधे देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर ऑफ एज 40 प्लस 50 प्लस, है ना। तो वो क्या करता है, कोई बंदा चार्ट बना रहा है, वो कहेगा यहाँ 40 है, यहाँ 60 है, यहाँ पे 80 है। ठीक है, तो 40 वाले कितने हैं, इतने से लोग हैं, 60 वाले कितने, मतलब एक सेकेंड, नहीं सॉरी, दिस विल बी 40 का, दिस विल बी 60 एंड दिस विल बी 80। ठीक है,
तो ये हमने कैटेगरीज बना दी 40 60 80, ये तो ठीक है। पर उसने देखा कि 40 वाले लोग सिर्फ 40 वाले लोग सपोज 200 हैं, एंड 60 वाले लोग 250 हैं, एंड 80 वाले लोग लेट्स से 300 है, या वो भी चलो 200 ही है, ठीक है। 60 वाले लोग कितने हो गए 250, 60 वाले लोग 250 हो गए, एंड 80 वाले लोग हो गए फिर दोबारा 200, या 60 वाले लोग 300 है, ठीक है। तो अभी देखने में क्या लग रहा है चार्ट को कि इसकी हाइट कितनी है, लेट्स से इसकी हाइट होगी x, लेट्स से इसकी हाइट है x, और इसकी हाइट कितनी दिख रही है x, ये है तो ये भी x हो गया, ये भी x हो गया, इसकी हाइट कितनी दिख रही है 3x दिख रही है। तो मुझे लगेगा कि यार अगर 40 वाले लोग x नंबर ऑफ पीपल गए हैं, अगर मतलब आपको ग्राफ ऐसे दिख रहा है, क्योंकि आप क्या देखते हो न्यूज़पेपर वगैरह में हम जस्ट ग्राफ देखते हैं ना, तो ग्राफ में अगर मुझे दिख रहा है कि ये x है, अगर इसकी हाइट इतनी है और 60 वाले लोग 3 गुना ज्यादा गए हैं, इसको देखने से मुझे लग रहा है कि 3 टाइम्स 60 वाले लोग गए हैं, जबकि कितने गए थे 40 वाले 200 गए थे और 60 वाले कितने थे सिर्फ 300 थे। बट देखने में क्या दिख रहा है कि ये 3 टाइम्स ज्यादा गए हैं। तो मुझे लगेगा अगर ये 200 है तो ये कितने होंगे 600 होने चाहिए, क्योंकि उसकी हाइट कितनी है 3 टाइम्स है। तो मुझे लग रहा है कि देखने में कोई भी एक ऑब्जर्वर होगा वो बंदा कहेगा 3 टाइम्स लोग ज्यादा गए थे, तो 60 के एज वाले तो बहुत ज्यादा जा रहे हैं, जबकि इन रियलिटी द डिफरेंस इज ओनली 100, है ना। डिफरेंस कितना है वो सिर्फ 100 का है, जबकि मुझे देखने में लग रहा है कि ये 200 है तो ये 600 है, मतलब 400 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है मिसलीडिंग हो रहा है, इसीलिए क्या कहते हैं दिस इज मिसलीडिंग ग्राफ, मिसलीडिंग ग्राफ, क्योंकि यहाँ पे इसने स्पेसिफाई नहीं करा कि ये जो स्टार्ट हो रहा है बेस कहां से स्टार्ट हो रहा है, बेस कहां से स्टार्ट हो रहा है। जैसे मैंने बोला ना कि हमेशा बेस लाइन बॉटम 0 से शुरू होता है, या आपको स्पेसिफाई करना होता है एक ही जगह से शुरू होना चाहिए, तो यहाँ पे वो चीज क्लियर नहीं हो पा रही है। तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, ये एरिया प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसके लिए हम सॉल्यूशन क्या होता है, वी शुड डिफाइन फॉर श्योर मेंशन कि अगर इस टाइप का है तो हमें वाई एक्सिस पे ऐसे ब्रेक देने होते हैं, ऐसे ब्रेक बनाना पड़ता है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको ऐसे बिल्कुल मेंशन करना पड़ेगा कि यहाँ पे ब्रेक है, एंड उसको आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, जो भी आपने डॉक्यूमेंटेशन में नीचे लिखा होगा कि ये ग्राफ 200 से हमने स्टार्ट करा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वाई एक्सिस ब्रेक, या वाई ब्रेक बोलते हैं उसको, ठीक है। ऐसे एक ब्रेक पॉइंट बनाना पड़ता है हमें। अगर उसने नहीं बनाया ग्राफ में, इट मींस वहां पे हमें गलत इंफॉर्मेशन मिल रही है, इट्स अ मिसलीडिंग ग्राफ, क्योंकि देखने में इट्स लुकिंग लाइक 3x लोग ज्यादा गए। इस पे कुछ एक क्वेश्चंस हैं तुम्हारे एक्टिविटी में और ग्रेड असाइनमेंट में, सो दीस थिंग्स विल हेल्प यू, आई एम नॉट टीचिंग एनीथिंग जो कि रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। सो अभी ये चीज हमें क्लियर हो गई है। नाउ विल मूव ऑन टू द सबसे मतलब जो आखिरी इसमें है टॉपिक। अच्छा अब एक चीज बताओ मुझे, क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, सपोज Amazon पे मोबाइल्स जो बिक रहे हैं वो ये है, ये मोबाइल का है डेटा, ठीक है। Amazon पे मोबाइल बिक रहे हैं इतने, दिस इज ऑफ अनदर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो टीवी फ्रिज ये सब कैटेगरीज हो गई, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया क्लोथिंग सेक्शन, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद लेट्स से और जो है वो छोटी मोटी चीजें हैं, इतना इतना, जैसे बुक्स हो गई, सपोज बुक्स बहुत कम बिक रही है। फिर उसके बाद आपका हो गया कि जो उसका होता है ना, क्या बोलते हैं, टूल्स वगैरह बिक रहे हैं, जैसे स्क्रू ड्राइवर, ये सब चीजें। या और एक छोटी मार्केट हो गई कुछ और, मे बी क्या हो सकता है, यूटेंसिल्स बोल दो, किचन वेयर, ठीक है, किचन वगैरह का सामान जो होता है वो सब है। और भी 2-3-4 कैटेगरीज ऐसे जिनका बहुत थोड़ा थोड़ा सा सामान बिक रहा है। सोचो ऐसे यहाँ पे 3 या 4 बड़ी कैटेगरीज दिख रही है मुझे, यहाँ पे मुझे 3-4 बड़ी कैटेगरीज दिख रही हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको 4 बड़ी कैटेगरीज दिख रही हैं, ये 4 आपको बड़ी कैटेगरीज हैं, 4 बिग कैटेगरीज हैं जिन पे माल बिकता है आपका, ठीक है, जिसका आपका सामान बिकता है। पर ये जो है ये सारी ऐसे 50 कैटेगरीज हैं, 50 प्लस कैटेगरीज हैं जो कि छोटी है। तो बार चार्ट कितना लंबा हो जाएगा ना, कितना बड़ा हो जाएगा अगर तुम प्लॉट करोगे ऐसे एक्सेल में या पाइथन यूज करके आगे आने वाले टाइम में। तो आपका सोचो चार्ट कितना बड़ा हो जाएगा कि यार ऐसे होगा कि यहाँ पे ये और फिर ऐसे 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 छोटी कैटेगरी। तो क्या ये मतलब समझदारी वाला ग्राफ लगेगा? इट वोंट लुक लाइक अ नाइस ग्राफ, है ना, ये समझ नहीं आएगा और इसका कोई सेंस नहीं है। ये जो डेटा है ये बहुत छोटा है, ये सिर्फ 1% 2% सेल्स है इस कैटेगरी के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब इस वाले को हम क्या कर देते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप इन सबको, ये जो 50 प्लस छोटी छोटी कैटेगरीज हैं, इनको आप एक नया बार बना दो जिसको हम कह देंगे अदर्स, जो कि अदर कैटेगरीज का है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को इतना लंबा जो ग्राफ होगा ना जिसमें मल्टीपल कैटेगरीज होगी, सपोज 70-80 कैटेगरीज, उसकी जगह हम क्या करेंगे, सिर्फ ये 4 कैटेगरीज का ही हम ग्राफ बना देंगे। इन सबको हटा देंगे और हम एक यहाँ पे अदर्स नाम से कैटेगरी बना देंगे और इन सबको कंबाइन कर देंगे उसमें, और डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन कर देंगे कि अदर्स के अंदर ये सारे चीजें आती हैं, टूल्स,
और किचन में ये सारी चीजें आपका सामान आता है इस अदर्स की कैटेगरी में, ठीक है। सो दिस इज अ सॉल्यूशन कि पाई चार्ट या बार चार्ट में, ऐसी पाई चार्ट में क्या होगा, तो अगर बार चार्ट में बहुत सारे छोटी छोटी कैटेगरीज है तो हम उन सबको ऐड करके एक बड़ी कैटेगरी बना सकते हैं, नहीं, ये यूजुअली हमें करना चाहिए। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है कि आपको बहुत सारी कैटेगरीज दे रखी है, हाउ यू कैन मेक इट मोर इंटरप्रेटेबल, इंटरप्रेटेबिलिटी इसमें इंप्रूव हो जाती है, इट इंप्रूव्स इंटरप्रेटेबिलिटी, मतलब इंटरप्रेटेबल मतलब समझने वाला, कि आप इसको समझ सकते हो, ढंग से समझ सकते हो, ठीक है। इसको क्लियरली आप समझ पाओगे कि यार ये क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। इंटरप्रेटेबिलिटी इसमें इंक्रीज हो जाती है, कोई भी बंदा समझ पाएगा कि 4 वर्ड्स हैं तो क्या कहना चाह रहेगा। सिमिलरली अगर पाई चार्ट में ऐसा है कि इसको मैं पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, मोबाइल इज दिस, देन आपका ये है क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, देन दिस इज क्लोथिंग, देन दिस इज बुक्स, और फिर बहुत सारी छोटी छोटी कैटेगरीज हैं। तो आप क्या करोगे, इन सबको कंबाइन करोगे और इसको एक बना दोगे अदर्स नाम से कैटेगरी, ठीक है। सेम चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे जिससे कि हम समझ पाए कि पाई चार्ट क्या कह रहे हैं। एक वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस बता रहा हूं, आई डोंट थिंक आईआईटी मद्रास के ग्रुप में मेंशन करा गया कोर्स में, बट यूजुअली इफ वी हैव 5 to 6 कैटेगरीज, अगर आपके पास 5 से 6 कैटेगरीज है ना मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं, देन वी शुड यूज पाई चार्ट। अगर 5-6 कैटेगरीज है ना तो ही पाई चार्ट यूज करो, अदरवाइज गो विद बार चार्ट। जब तुम लोग कभी जॉब वॉब करोगे तो यू विल गेट टू नो कि किसी मैनेजर ने आके बोला कि यार एक विजुअलाइजेशन बना, एक ग्राफ बना, तो अगर 4-5-6 कैटेगरीज है तो तुम इस टाइप का पाई चार्ट बनाना, वरना बार चार्ट बना के, ठीक है। आई थिंक इट्स डन एनालिसिस वाला, ये कि मतलब बाई कैटेगोरिकल डेटा को कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है गाइस। लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इस वाले सेक्शन का, दैट इज पेरेटो चार्ट। सर लास्ट में क्या लिखा था? क्या लिखा था मुझे नहीं याद, कहाँ पे लिखा था, इंटरप्रेटेबिलिटी लिखा था यहाँ पे 5 to 6। अच्छा 5 to 6 कैटेगरीज अगर होती हैं, यूज पाई चार्ट व्हेन वी हैव एट मैक्स 5 to 6 कैटेगरीज। जब आपकी 5 से 6 कैटेगरीज ही हो तभी आप पाई चार्ट यूज करो, वरना कोशिश करो कि आप बार चार्ट को मूव कर दो, क्योंकि बहुत सारी कैटेगरीज हो जाएंगी तो फिर 10 कैटेगरीज का पाई चार्ट इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा देखने में, समझ नहीं पाएगा बंदा ना। ओके सर, ठीक है, बस यही था उसका रीजन। और लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज पेरेटो चार्ट। फिर बताएगा पेरेटो चार्ट, किसी को बता दो, सोना पढ़ के आगे बताओ। बोलो भाई। फिर इसको अरेंज कर देना। ठीक है, गुड, शिफा ने पढ़ा है, नाइस। ओके, सो पेरेटो चार्ट इज नथिंग बट जैसे सपोज आपको ऐसे बार चार्ट दिए हुए जिसमें सबसे पहला ऐसे है, फिर इस तरीके से दिया है बार, फिर कुछ इस तरीके से है, देन ये है, फिर इस तरीके से, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके से आपको ग्राफ दे रखा है। सो दिस इज लाइक ऊपर नीचे ऐसे करके ग्राफ है ना आपका, तो ये नॉर्मल बार चार्ट है, दिस इज नॉर्मल बार चार्ट। बट पेरेटो चार्ट में क्या करते हो आप, सिक्वेंशियली बनाते हो, यार सबसे बड़ी कैटेगरी सबसे आगे, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से। सपोज दिस वाज ए बी सी डी ई, तो ई वाली सबसे ज्यादा है तो ई को हम सबसे पहले ले लेंगे, फिर डी है सबसे ज्यादा तो सेकंड हाईएस्ट को यहाँ लिख लेंगे, फिर बी है तो बी, देन सी है तो सी, और फिर ए। पर यहाँ पे क्या है, मैंने ये ग्रेड्स के लिए नहीं लिखा, ध्यान रखना यार। पेरेटो चार्ट में एक चीज होती है कि व्हेन कैटेगरी इन द बार, सेकंड देखो, जब ऑर्डिनल डेटा होता है ना तो यू शुड नॉट बी यूजिंग पेरेटो चार्ट। ऑर्डिनल डेटा मतलब रैंकिंग है, सपोज ये ग्रेड्स हैं तो क्या है, हर ग्रेड आपका रैंकिंग बता रहा है ना, तो उस केस में आपको अवॉइड करना था। बट सपोज हमें दिख रहा है कि यार वीक्स का है या मंथ्स का डेटा है, या सपोज मैंने बोला कि यार एक सेल्स टीम है, एक मार्केटिंग की टीम है, ठीक है, एक प्रोग्रामर्स की टीम है, और कौन सी टीम है, एचआर की टीम है, ठीक है। सपोज ये 4 टीम्स है, तो सेल्स वाली टीम का खर्चा कितना है, एक्सपेंस अगर बात करें, एक्सपेंस मतलब ये सैलरी कितनी है, लेट्स से सैलरीज लिख देते हैं यहाँ पे कि कितनी सैलरीज पे कर रहे हैं, तो सैलरी सेल्स की टीम को इतनी पे कर रहे हैं, मार्केटिंग की टीम को थोड़ा ज्यादा, प्रोग्रामर्स वाली टीम को सबसे ज्यादा, देन एचआर की टीम को इधर,
ठीक है। सो हम इस केस में क्या है, रैंकिंग नहीं है, दिस इज नॉमिनल डेटा, दिस इज नॉमिनल डेटा, है ना। तो नॉमिनल डेटा में यू कैन यूज पेरेटो चार्ट्स, नॉमिनल डेटा में यू कैन यूज पेरेटो चार्ट्स। इसमें क्या हो सकता है, जब तुम्हारी कंपनी का ओनर जो होगा, सीईओ वगैरह, ही वांट्स टू अंडरस्टैंड कि भाई कंपनी में सबसे ज्यादा सैलरीज हम कौन से डिपार्टमेंट को पे कर रहे हैं, ठीक है। सो यू विल प्लॉट प्रोग्रामर्स, देन एचआर, फिर मार्केटिंग और फिर सेल्स। तो इस तरीके से आप प्लॉट करके चेक कर सकते हैं कि हम सबसे ज्यादा प्रोग्रामर्स को पे कर रहे हैं। इस तरीके से पेरेटो चार्ट यूज होता है जब आपका नॉमिनल डेटा। सिमिलरली सर प्रोग्रामर और कोडर सेम ही होता है ना सर? हाँ जी, हाँ जी। एक और यूज केस समझा देता हूं, उसके बाद नोट कर लेना, ठीक है, ध्यान से सुन लो एक बार बस। सो जैसे सपोज किसी कंपनी के अंदर सपोज आपने बोट का मतलब हेडफोन्स लिए, ठीक है। तो हेडफोन्स लिए, अब उन्हें चेक करना है कि यार कौन से प्रोडक्ट सबसे ज्यादा रिटर्न आ रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट्स में सबसे ज्यादा हमारी सबसे ज्यादा मतलब डिफेक्टिव पीस आ रहे हैं या वारंटी में क्लेम्स आ रहे हैं कि यार तुम्हारा पीस खराब हो गया और हमें चेंज करवाना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सपोज आपका ईयरफोन्स है, फिर आपका हेडफोन्स है, फिर आपका इसी तरीके से नेक बैंड है, ठीक है, और क्या स्पीकर्स है। तो इस तरीके से सारे 4-5 कैटेगरीज है। तो हमें क्या करना है, फॉल्ट चेक करना है कि कौन सी प्रोडक्ट में कौन सी कैटेगरी में सबसे ज्यादा फॉल्ट है। तो सबसे अच्छा क्या रहेगा कि बोर्ड का भाई फाउंडर रहेगा कि यार तू बता कौन सा वाला सबसे ज्यादा फॉल्टी है। तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, वी विल प्रेफर पेरेटो रादर देन बार चार्ट, क्योंकि हमें ये देखना है सबसे ज्यादा गलती किस में हो रही है, कौन सा डिफेक्टिव पीस आ रहा है पीछे मैन्युफैक्चरर की तरफ से। तो वो समझ जाएगा। अगर सपोज स्पीकर में सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स है तो भाई स्पीकर का बार सबसे पहला होगा और वो उसको देख के कहेगा यार अब इस पे काम करना शुरू करो, लेट्स ट्राई टू रेक्टिफाई दिस, क्योंकि इस पे सबसे ज्यादा खर्चा हो रहा है, कंप्लेंट्स आ रही है, ठीक है। तो पेरेटो चार्ट का यूज ये होता है। क्लियर गाइस? चलो नोट कर लो, आगे बढ़ेंगे फिर। अगर आपको कोई भी परसेंटेज में डेटा दे रखा है, चाहे पाई चार्ट में चाहे बार चार्ट में, तो टोटल सम ऑफ द ऑल द स्लाइसेस या ऑल द बार्स शुड बी 100%। ये हमेशा ध्यान रखना है। अगर वो 100 से ज्यादा आ रहा है तो वो मिसलीडिंग है। टोटल शुड ऑलवेज बी 100%। हो गया गाइस नोट? मार्वल्स अभी नहीं हुआ सर। ओके। सेल के बगल में क्या लिखा है सर? कहाँ पे? सर सेल के लिए। अरे इतना ध्यान कौन देता है ब्रो, मार्केटिंग, प्रोग्रामर, एचआर, पूरा छापा मत समझा करो उसकी। हाँ यार राहुल ने एक कैटेगरीज बनाई थी, दैट्स इट। क्या चलो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अब। हो गया सर। ठीक है। तो हमें एटलीस्ट ये पता है सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं कि यार ग्राफ तो प्लॉट करने सबको समझ आ जाता है, बट उनका यूज क्या है ना वो तुम्हें समझाया है कि भाई कहाँ पे यूज हो सकते हैं। जैसे बोर्ड का मैंने एग्जांपल दिया या कंपनी में सैलरीज वाला स्ट्रक्चर दिया, वो चीज क्लियर नहीं होती कि पेरेटो चार्ट कब यूज करना है, क्यों यूज करना है, पाई चार्ट कब यूज करना है। वो चीज अभी तुम्हें समझ आएगी कि अगर 4-5-6 कैटेगरीज है तो वी शुड बी यूजिंग पाई चार्ट, है ना। अब हमें ये समझना है कि यार ये सब हम पढ़ क्यों रहे थे, क्योंकि हमें डेटा को एनालाइज करना था, बिकॉज वी वांटेड टू एनालाइज द डेटा जो हमें प्रोवाइडेड है ना, जो हमें प्रोवाइडेड है, जो हमने लास्ट क्लास फर्स्ट वीक में पढ़ा था, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, है ना। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या करते हो आप, एनालिसिस करते हो, एनालिसिस करते हो। और एनालिसिस कैसे करते हो, डेटा को विजुअलाइज करके। तो डेटा को विजुअलाइज करके कैसे करा हमने, विजुअलाइज करके कैसे करा, बार चार्ट,
पेरेटो चार्ट, पाई चार्ट यूज करके, है ना, ये सब हमने यूज करके विजुअलाइज करके हमने एनालाइज करा कि कितना कितना कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूटेड है। बट अगर मुझे न्यूमेरिकल टर्म्स में करना है, न्यूमेरिकल टर्म्स में करना है, या कहो स्टैटिस्टिकल टर्म्स में करना है, स्टैटिस्टिकल टर्म्स में करना है, तो आप क्या करोगे? हम क्या करते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी बताते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है गाइस? सेंट्रल टेंडेंसी इज मीन वगैरह, मीन, मीडियन, मोड। नोट एक बार लास्ट में कर लेना, अभी सिर्फ समझने की कोशिश करो। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब मीन, मीडियन एंड मोड, है ना, मीन, मीडियन एंड मोड। तो मुझे एक बात बताओ, जब यहाँ पे हमें ग्रेड्स दे रखे हैं ए, बी, सी, डी, आपको ऐसे डेटा दे रखा है इसमें, ठीक है, तो क्या आप इसका मीन निकाल सकते हो कि भाई मीन क्या होगा? मैं कहूँ कि यस सर। कैसे निकालोगे बताओ? सर अगर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम क्या करोगे इसमें? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ए ग्रेड वाले 10 बच्चे हैं, बी ग्रेड वाले 20 बच्चे हैं, सी वाले 30 हैं, डी वाले 40 हैं। सम किसका करोगे बताओ? सर 10 + 20 + 30 + 40। दिस इज फ्रीक्वेंसी भाई, कि ए वाले बच्चे 10 हैं, बी वाले 20 हैं, सी वाले 30 हैं और डी वाले 40 हैं। ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तुमने बोला अभी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, पर ये तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही बोला ना आपने। तो ये तो डिनोमिनेटर में आएगा कि फ्रीक्वेंसी क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसी को बोलते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी Total मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हाँ, फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार आ रहा है। अगर मैं जैसे यहाँ पे देता हूँ, देखो ए, बी बी, सी डी डी, तो इसकी अगर तुम्हें टेबल बनानी है तो कैसे बनाओगे गाइस? आपको क्योंकि ऐसे ही होगा ना कि एक बच्चे का ए ग्रेड आया, दूसरे का ए आया, तीसरे का ए आया, फिर बी आया, सी आया, बी आया, इस तरीके से आपका डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स आते हैं। सारे बच्चों के ग्रेड्स लिखे हैं, सोचो ऐसे 10-12 बच्चे हैं, उन सबका ग्रेड मैंने ऐसे तुम्हें मेंशन करे, तो इसकी टेबल कैसे बनाओगे सोमनाथ? सी लिख देंगे सर, ए बी सी और डी लिख के, और फ्रीक्वेंसी फिर जो आप बोले कि जितना बार फ्रीक्वेंसी मतलब ए वाले 3 बच्चे तो यहाँ पे आप 3 लिख दोगे, फिर बी वाला 3 है तो 3 लिख देंगे, बी करेक्ट, सी वाला सी वाले 2 है, डी वाले 2। ठीक है। तो ये होता है फ्रीक्वेंसी की, कितने बच्चों का ए ग्रेड आया, कितनों का बी, कितनों का सी, कितनों का डी। पर यहाँ पे आप मीन नहीं निकाल सकते, बिकॉज मीन में क्या होता है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, और यहाँ पे तो कैटेगरीज हैं, इनकी कोई वैल्यूज थोड़ी ना है। ये 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, 3 रुपए का सिक्का। अगर यहाँ पे होता कि ये 1 रुपए का कॉइन है, ये 2 रुपीज का कॉइन है, ये 3 रुपीज का कॉइन है और ये 4 रुपीज का कॉइन है, तो हमें निकालना है कि मेरे गुल्लक के अंदर 1 रुपए के इतने कॉइन है, 2 रुपए के इतने कॉइन है, तो ये 3 का तो नहीं हो सकता। मतलब सपोज ये 5 का कॉइन है, 10 का कॉइन है, और 5 का कॉइन है 10, है ना। तो उस केस में आप मल्टीप्लाई करके टोटल डिवाइडेड बाय नंबर कर सकते हो। तो वो न्यूमेरिकल में करते हैं, यहाँ पे कैटेगरिकल की बात हो रही है। सो यू कैन नॉट कैलकुलेट मीन, ध्यान रखना गाइस, आप मीन नहीं कैलकुलेट कर सकते कैटेगरिकल में, ठीक है। कैन नॉट कैलकुलेट मीन, नोट डाउन कर लो इसे, यू कैन नॉट कैलकुलेट मीन, ठीक है। देन नेक्स्ट थिंग इज मीडियन कैसे निकालोगे? मैंने लिखा है मीडियन। मीडियन कैसे निकालते हैं हम? मीडियन किसी को याद है? बताओ। यस सर। बताओ मीडियन क्या होता है? सर मीडियन सर अगर n of n + 1/2 सर, ये होगा ऑड में सर। हाँ, सोमनाथ ये जो तुम फॉर्मूला बता रहे हो ना, ये ठीक है, मतलब n + 1/2 मतलब मिडिल ऑब्जर्वेशन है ना। अगर 11 ऑब्जर्वेशन है तो 11 + 1 डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो 6th ऑब्जर्वेशन विल बी मीडियन। अगर यहाँ पे 11 ऑब्जर्वेशन है तो 11 + 1 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 6, तो 6th ऑब्जर्वेशन विल बी मीडियन सर। और सर पहले डेटा को सॉर्ट करेंगे सर। एग्जैक्टली, तो सॉर्ट करना पड़ता है, सबसे बढ़िया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर 1 से 7 तक लिखा हुआ तो 7 + 1/2 ऐसा Sorting is इसका important. मीडियन आएगा सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो सॉर्टिंग इज इंपॉर्टेंट। ऑड ऑड में n + 1/2। ठीक है। अभी एक चीज बताओ मुझे, हमने पढ़ रहे थे कैटेगोरिकल, तीनों से आंसर चाहिए मुझे तुम लोगों से। कैटेगोरिकल डेटा में मैंने बताया ऑर्डिनल, और एक हमने पढ़ा था कौन सा, नॉमिनल, है ना। तो नॉमिनल में आप सॉर्टिंग कर सकते हो। सपोज जेंडर है, जेंडर इज मेल, नहीं सर, उसमें सॉर्टिंग करने का तो कोई मतलब है नहीं सर। एंड ट्रांसजेंडर, तो आप इसको सॉर्टिंग नहीं कर सकते ना, तीनों इक्वली है, यू कैन नॉट सॉर्ट इट, राइट।
तो इसी वजह से सॉर्टिंग किसमें होती है? सॉर्टिंग विल ओनली हैपन इन, मतलब मीडियन आप किसमें निकाल सकते हो? सिर्फ ऑर्डिनल डेटा में, ओनली इन ऑर्डिनल, ठीक है, क्योंकि नॉमिनल में यू कैन नॉट सॉर्ट द डेटा, बिकॉज इन विद नॉमिनल डेटा कांट बी सॉर्टेड, है ना? आपको ऑर्डिनल में तो जैसे मुझे पता है ए ग्रेड बड़ा है, ए ग्रेड अच्छा है, बी ग्रेड छोटा है, सी ग्रेड उससे बेकार है, डी ग्रेड उससे बेकार है, सो देयर इज अ रैंकिंग, सो यू कैन सॉर्ट इट, राइट? तो अगर मैं पूछूं इसमें मीडियन क्या होगा, बताओ इस वाले डेटा में जो गिवन है यहाँ पे, ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। कैसे करते हैं? मिडिल एलिमेंट निकालते हैं, मिडिल एलिमेंट बताओ। मिडिल एलिमेंट ये तो 11 होता है सर, 3 3 6 3 2 8 2 10 है सर। 10 है ना? तो 10 वाले केस में क्या करते हैं हम? भाई कैटेगोरिकल का पढ़ना है पहली चीज, ठीक है? न्यूमेरिकल में जो तुमने स्कूल में पढ़ा है दैट इज n+1/2। सपोज अगर इवन है 10 वैल्यूज हैं तो क्या करते हैं 10/2 एंड 10/2 + 1 कर देते हैं, है ना? दो का एवरेज निकाल देंगे सर। हाँ, बट इसमें कैसे एवरेज निकालोगे? 1 2 3 4 5 6, तो इन दोनों का एवरेज कैसे निकालोगे? कैटेगोरिकल है ना? yes, ये दिक्कत होती है इसमें। तो चलो चांस की बात है, सेम है, बट सपोज अगर ये सी होता तो क्या करते? तो इसमें सीधा सा फंडा होता है कि जो मिडिल में आते हैं, मतलब आपका 5 और 6 आ रहा है ये वाला, तो कोई भी एक ले सकते हो, इन दोनों में से मीडियन को हम या तो मीडियन कह देंगे, बी है या सी, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है? इस पे क्वेश्चन कम अगर ऐसे बनेगा, कैटेगोरिकल आएगा तो हाँ कैटेगोरिकल में, ठीक है? तो फॉर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अब नोट कर सकते हो सब लोग, फॉर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन सॉर्टेड ऑर्डर, सबसे पहले सॉर्ट करना है फॉर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सेलेक्ट द मिडिल टर्म, ठीक है? सो जो बीच का टर्म है उसको कर लो। फॉर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस select category on either side of middle element, ठीक है? मतलब बीच का जो भी आ रहा है आपका, उसके लेफ्ट राइट वाला कोई भी एक आप उठा सकते हो। अगर इवन है तो हम चाहे बी लिख सकते हैं चाहे सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऑड है तो आपका ऑब्वियसली बात है, अगर यहाँ पे 11 होते, अगर यहाँ पे एक और ए लिखा होता तो क्या हो जाता? 3 तो 5, ये वाला होता मीडियन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मीडियन क्लियर है सबको? एनी डाउट्स इन दिस गाइस? क्लियर है तो एक बार रिएक्ट कर दूं। समझ में नहीं आया सर। नहीं आया तो पूछो ना भाई, फिर क्यों चुप हो? क्या नहीं आया बताओ, समझ कौन से पार्ट में नहीं हुआ? क्या सर, ये जो चार्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, ये तो कैटेगोरिकल है सब ना? हम्म। तो कैटेगोरिकल में मेन नहीं निकाल सकते? नहीं, ठीक, क्योंकि आपको वैल्यूज नहीं पता। कैटेगोरिकल में आप मीन नहीं निकाल सकते, ठीक है? ओके पर आप मीडियन निकाल सकते हो। ओके मीडियन भी किसमें निकाल सकते हो? सिर्फ ऑर्डिनल में, नॉमिनल में नहीं निकाल सकते। ओके सर। चलो नोट कर लो तो बता देना प्लीज। बस अब एक आध टॉपिक और है, उसके बाद फिर we'll solve a couple of questions and we'll wrap up the class.
नॉवेल्स नोट हो जाए तो बताना है। यस सर हो गया। हो गया। ओके सो नेक्स्ट कौन सा बचा है? हमने मीन का भी पढ़ लिया कि मीन नहीं कर सकते, मीडियन आप कैलकुलेट कर सकते हो फॉर ऑर्डिनल डेटा, ठीक है, सिर्फ ऑर्डिनल का ध्यान रखना है यार, नॉमिनल में यू कैन नॉट कैलकुलेट मीडियन क्योंकि आप रैंकिंग नहीं कर सकते। देन लेट्स टॉक अबाउट मीडियन, सॉरी मोड। मोड क्या होता है? मोड इज कि सबसे ज्यादा, मोड मतलब कि सबसे ज्यादा कौन सी आ रही है भाई, सबसे ज्यादा, मोस्ट जैसे अकरिंग फ्रीक्वेंसी। मोस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी, मोस्ट अकरिंग कैटेगरी कह सकते हो, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी द कैटेगरी विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। कि आईआईटी मद्रास के प्रोग्राम में सबसे ज्यादा बच्चे कौन सी स्ट्रीम के हैं? दैट इज साइंस स्ट्रीम। साइंस स्ट्रीम के सबसे ज्यादा है, फिर कॉमर्स के हैं, फिर आर्ट्स के हैं, है ना? तो इस तरीके से तो ऐसी मोस्ट अकरिंग जो ऑब्जर्वेशन होता है, कैटेगरी होता है, उससे हमें पता चलता है मोड। तो मोड इज मोस्ट कॉमन कैटेगरी, क्योंकि यहाँ पे हम कैटेगरीज की बात कर रहे हैं, तो मोस्ट कॉमन कैटेगरी। अब बार चार्ट में मोस्ट कॉमन कैटेगरी कैसे पता चलती है? जिसकी सबसे ज्यादा हाइट हो, बिकॉज यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं या परसेंटेज लिखते हैं, है ना? उसकी सबसे ज्यादा हाइट होगी बार चार्ट में, बार चार्ट में उसकी सबसे ज्यादा हाइट होगी, तो लॉन्गेस्ट बार इन द बार चार्ट, बार चार्ट। फिर पाई चार्ट में क्या था, जैसे हमने डी ग्रेड का उस टाइम बोला था, तो वो 40% थे, तो उसका सबसे बड़ा स्लाइस होगा, वाइडेस्ट स्लाइस ऑफ है ना, सॉरी पाई चार्ट, ठीक है। पेरेटो चार्ट क्या था, जिसमें हम सबसे बड़ी कैटेगरी को सबसे पहले करते हैं, तो पेरेटो चार्ट वाज लाइक दिस, जिसमें हम सबसे बड़ी कैटेगरी को हम सबसे पहले करते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी इन द पेरेटो चार्ट, फर्स्ट बार इन द पेरेटो चार्ट, उससे हमें क्या पता चल जाएगा? मोड। मोड मतलब कि हमें सबसे ज्यादा कौन सा आ रहा है, कि स्पीकर्स में सबसे ज्यादा कंप्लेंट है, सबसे ज्यादा बच्चों का बी ग्रेड आ रहा है, सबसे ज्यादा बच्चों का ए ग्रेड आ रहा है, तो सबसे ज्यादा बच्चे साइंस स्ट्रीम से। तो मोड टेल्स अबाउट दिस थिंग, ठीक है। चलो नोट, यू कैन नोट डाउन, फटाफट करो, देन आगे बढ़ेंगे। बस इतना सा ही था जो तुम्हें पढ़ना था। डन है गाइस? हो गया नोट? यस सर हो गया। बढ़िया, हो गया सर। ठीक है, ठीक है, कूल। देखो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, हमने मोड लिखा ना, मोड मतलब कि सबसे ज्यादा जिस कैटेगरी का डेटा हमारे पास है। तो अभी मुझे सपोज एक चार्ट मिला जिसमें Amazon का सपोज डेटा है, उसके अंदर दिस इज मोबाइल का डेटा एंड दिस इज लेट्स से ग्रोसरी आइटम्स बिकने वाले का डेटा, देन हमारे पास बुक्स का डेटा है, और उसके बाद हमारे पास सपोज ये शूज वाली कैटेगरी, फुटवेयर का डेटा है, ठीक है, दिस इज ऑफ फुटवेयर एंड दिस इज बुक्स का डेटा, ठीक है। सपोज आपको इस तरीके से दिख रहा है, तो ये है आपका 25%, ये है आपका, नहीं 25% नहीं, दिस इज 25, मतलब 25,000 ऑर्डर्स इसके आ रहे हैं, इसके सपोज 50,000 ऑर्डर्स, ठीक है। एक मैंने ऐसी चार्ट बनाया है कि यहाँ से हमारे 25,000 ऑर्डर्स आ रहे हैं हर हफ्ते के, यहाँ पे हमारे 50,000 है। तो मुझे क्या दिख रहा है कि यार जो ये है ना मोबाइल वाला कैटेगरी और बुक वाला कैटेगरी, दोनों का सेल ऑलमोस्ट सेम है, दोनों 50,000 ऑलमोस्ट हर हफ्ते में बिक रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगा, इसमें तो मोड दो हो गए, इसमें क्या हो गया, मोड दो हो गए, है ना, दो मोड्स हो गए। मोड क्या, इसकी सबसे ज्यादा है, तो इस टाइप के ग्राफ को क्या बोलते हैं, बाई मॉडल। बाई मॉडल मतलब जब आप देखोगे तो दो दो पीक्स बन रही हैं, दो पीक्स बन रही हैं, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, बाई मॉडल। ऐसी जब मल्टीपल ऐसे पीक्स बनेंगी तो उसे क्या बोलेंगे, मल्टीपल मोड्स होंगे तो क्या बोलोगे आप उसे, बताओ क्या बोलोगे? बाई मतलब टू, मल्टी मॉडल। मल्टी बिल्कुल, दैट विल बी मल्टी मॉडल, ठीक है। बस यही है चीज। सो वी आर डन विद द सिलेबस ऑफ वीक 2। नाउ वी विल सॉल्व अ कपल ऑफ क्वेश्चंस, फिर छुट्टी।
So I'll just share the screen and ताड़ाताड़ी सब लोग सॉल्व करेंगे. जल्दी जल्दी आंसर करना, ठीक है? इंटरेक्टिव रखनी क्लास को यार, तो सब लोग आंसर करना प्लीज. आई एम नॉट गोइंग टू आस्क इंडिविजुअली कि क्या आंसर हो. देखो ग्राफ देखो फटाफट. फर्स्ट क्वेश्चन इज एलोकेशन ऑफ द बजट बता रहा है 2020 के बजट के हिसाब से. तो जो बेस में है वो सारी कैटेगरीज हैं और आपको परसेंटेज वाई एक्सिस पे दे रखी है. तो बताओ कौन कौन से ऑप्शन सही है. वन मोर थिंग, मोड के केस में आपका नॉमिनल हो चाहे ऑर्डिनल हो, दोनों केस में निकाल सकते हो. क्योंकि अगर सपोज जेंडर में आपका मेल फीमेल ट्रांसजेंडर लिखा है और हमें बताना है कि सबसे ज्यादा कौन से बच्चे हैं, तो ऑब्वियसली यू कैन से कि हाँ यार मेल है फीमेल है या ट्रांसजेंडर, तो आप बता सकते हो, राइट? तो दैट वोंट बी अ कंसर्न, क्योंकि वहां पे ऑर्डरिंग का मतलब नहीं है. मतलब सर मोड दोनों का निकाल सकते हैं, एग्जैक्टली. ऑर्डिनल और नॉमिनल. सर मोड ऑफ एबव डेटा इज एग्रीकल्चर, ये वाला हो सकता है. ओके. शिफा, यू आल्सो ट्राई टू आंसर. सर मैंने बोला था फर्स्ट. अच्छा सॉरी, मैंने सुना नहीं. तो मोड है एग्रीकल्चर मीड मोड होगा ना. मोड क्या होता है? जिसकी सबसे ज्यादा हाइट होती है. तो ये दिख रहा है 40% क्लियरली है. देन मोड इज नॉट डिफाइंड फॉर कैटेगोरिकल वेरिएबल. ऐसा तो नहीं मीडियन होता. नहीं निकाल सकते हैं सर. मीडियन. बताओ, अच्छा क्वेश्चन है. आप मीडियन नहीं निकाल सकते ना इसमें, क्यों? क्योंकि ये क्योंकि ये सर कैटेगोरिकल. नॉमिनल है. हाँ, बिकॉज़ दिस इज अ. शिफा आवाज नहीं आ रही क्लियरली ना, ब्रेक हो रही है. हेलो. यस. सर मैं बोल रही हूँ कि नॉमिनल और ऑर्डिनल तो दोनों कैटेगोरिकल होता है, पर इसको रैंक्ड नहीं कर सकते ना, एजुकेशन एग्रीकल्चर. मीडियन तो सिर्फ ऑर्डिनल ही होता है. हाँ, so this is not an ordinal data, this is nominal, right? क्योंकि you cannot say कि education important है या agriculture important है. So this is nominal data, इसलिए आप median नहीं निकाल सकते. तो first and fourth should be
So can you hear me? Hello. Yes. Guys, can you hear me? Hello. Yes. yes sir. Sorry, अब लाइट चली गई यहाँ पे ना, इन्वर्टर पे सेटअप कर रहा था मैं. ठीक है. I think I'm clearly audible and visible. Yes, sir. ठीक है. चलो 5-7 मिनट करेंगे सब, और कोई इशू नहीं है. आई थिंक बैकअप है इसका. ठीक है. सो आई जस्ट शेयर द स्क्रीन अगेन. सो हमने ये क्वेश्चन कर लिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ऑर्डिनल वेरिएबल्स. बताओ कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से. Read it, guys. For ordinal. The first. अच्छा. Why so? फिर दोनों सेम भी तो हो सकते हैं. ओके. ठीक है. हो सकता है. हाँ, हो तो सकते हैं, ये बात तो ठीक है. एग्जाम्पल लेंगे अपने से तो रैंडम. क्या क्या एग्जांपल क्या? एग्जाम्पल अगर अपने से लेते जैसे तो वैसे निकल सकते हैं. ठीक है. They can be same. Yes. We'll take an example. And then okay, Moawiz is saying in descending order first bar is always more. Descending मतलब सबसे बड़े से छोटा. तो perfect है. सबसे बड़ा जो होगा फर्स्ट बार होगा. सोमनाथ क्लियर नहीं है? फर्स्ट एंड फोर्थ सर. फर्स्ट एंड फोर्थ सर. ठीक है. सो देखेंगे अभी. ठीक है. सेकंड ऑप्शन सर सेकंड वाला बताइए तो. हाँ, फॉर कैटेगोरिकल डेटा मोड कैन नॉट बी मोर देन 1. ऐसा कैसे यार? क्यों नहीं हो सकता? इट कैन बी मोर देन 1. यस सर. अभी तो हमने पढ़ा मल्टी मॉडल, बाई मॉडल, देयर कैन बी मल्टीपल मोड्स, है ना. मोड इज ऑलवेज ग्रेटर देन मीडियन इफ डिफाइंड सर. ये कैसे हो सकता है सर ये वाला? जरूरी नहीं है ना ये तो. यस सर. ये तो कोई मतलब हाँ ऑलवेज नहीं हो सकता. कैन लिखा हो तो सही रहता. हाँ सर फर्स्ट एंड फोर्थ ही होगा सर. सेकंड क्यों नहीं होगा सोमनाथ? सेकंड भी तो होगा यार. अभी हमने कैन नॉट बी मोर देन 1. इट कैन बी अच्छा सॉरी कैन नॉट बी लिखा है. ओके ठीक है. हाँ, कैन बी मोर देन 1 होना चाहिए. इट कैन नॉट बी मोर देन 1 तो ये गलत है. ठीक है. तो बाई मॉडल हो सकता है, मल्टी मॉडल हो सकता है, तो ये गलत हो गया. ठीक है. उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखो. आपको ऐसे पाई चार्ट दे रखा है. ठीक है. अंदर नीचे है मोड ऑफ द अबव डेटा क्या है बताओ. देखो चार्ट देख के फटाफट. एचपी है सर. एचपी ऑफ अबव डेटा इज एचपी. क्योंकि सबसे बड़ा स्लाइस का साइज दिख रहा है एचपी का. मोड इज नॉट डिफाइंड फॉर कैटेगोरिकल डेटा. बेवकूफी है, कोई सेंस नहीं बनता. देन मीडियन ऑफ द अबव डेटा इज Lenovo as its sale percentage is middle value of all the 5. बताओ मीडियन क्या इसका क्या होगा? मीडियन Lenovo होगा. यस सर. क्यों सर सबसे बीच में मतलब. यस सर. गाइस मीडियन का क्या लिखा था? ध्यान से देखो जाके पीछे नोट्स में देखो क्या क्या लिखा था हमने. Is this ordinal data? Because you can find median only for. यस सर नॉमिनल है.
सर इसका मीडियन डिफाइन नहीं कर सकते सर। एग्जैक्टली, ये नॉमिनल डेटा है ना, यू कैन नॉट से एसर इज पी एसर, हाँ है ना सर ये वाला होगा सर, फोर्थ वाला होगा, करेक्ट। फर्स्ट एंड ठीक है, clear है? फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ हो रहा। देखेंगे अभी ना इसको, सही है, गुड गुड जॉब। अब अगला देखो ये वाला, इंग्लिश टीचर हैज डिक्लेयर्ड द रिजल्ट ऑफ 12 स्टूडेंट्स, क्लास 12 स्टूडेंट्स, ओके, और उसने रैंकिंग दे रखी है, ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी, डी ई ऐसे। सर फर्स्ट वाला होगा सर, इसका मोड ऑफ एबव ग्रेड इज सी सर। मीडियन भी तो सी है। मीडियन क्या होगा? हाँ सही है, अच्छा क्वेश्चन है, बताओ कितने स्टूडेंट्स है, टोटल निकालो, टोटल करो कितने हैं मीडियन के लिए, क्योंकि आपको मिडिल एलिमेंट देखना है ना, सो यू हैव टू ऐड, मतलब कितना आ रहा है? 91 15 15 30 30 20 50 50 35 70 35 80 85 91 85 और 5 90 91 राइट। सर इसका भी 91 आ रहा है वाला होगा सर। सो 91 आ रहा है, तो आपका हाफ कितना हो जाएगा बताओ मुझे? 91 प्लस 1/2, व्हाट विल बी द आंसर गाइस? सर ये जो डाटा दिया है ऑर्डिनल है कि नॉमिनल सर? 45.5 होगा सर। ये देखो मुआविज, यहाँ पे लिखा है ना रैंकिंग दे रखी है ग्रेड्स की, यस सर, तो दिस इज ऑब्वियसली 91 का आधा ऑर्डिनल। 45.5 होगा। बट n प्लस 1/2 करते हैं ना सोमनाथ, ऑड में जब होता है, ये पता है। हाँ तो 46 हो जाएगा सर। 46 हो गया ना, तो 46 देखो कहाँ पे आएगा, फर्स्ट इज 15, तीनों लोग देखो, फर्स्ट इज 15 देन 20, 15 20 विल बी 35, तो 45 46 किस में आएगा? सी वाले में ही आएगा, है ना? यस सर। विल बी इन द सी, क्योंकि ऊपर 35 स्टूडेंट्स निकल गए और बाद में सी वाले में ही वो आएगा 46 एलिमेंट जो हुआ, सो मीडियन विल बी सी, जैसा कि शिफा कह रही थी, ठीक है, and median will be defined for this, right? And let's solve this question as well. Which of the following measures of central tendency is applicable for a categorical data with ordinal scale of measurement? मीन एंड मोड सर। Okay, ठीक है क्या? मीडियन और मोड। मीडियन मोड। हाँ सोमनाथ, कैटेगोरिकल में मीन नहीं निकालते, ठीक है, चलो ये कितने रह गए यार, बस ये क्वेश्चन करते हैं फिर बंद करेंगे, ठीक है। मीन इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर कैटेगोरिकल वेरिएबल स्टेटमेंट, बताओ ये ट्रू है फॉल्स है? क्या सर? कौन सा ऑप्शन होगा? यू विल हैव टू आंसर। सर हमको दिख नहीं रहा। क्या नहीं दिख रहा है? क्वेश्चन नहीं दिख रहा सर। और सबको विजिबल है? सर अब ठीक है सर, ठीक है, करो ये क्वेश्चन करो, देन बी वाला शेफा आंसर करो, सोमनाथ आंसर करो। मतलब फॉल्स है। ओके अच्छा, पूरा तो पढ़ो सोमनाथ, सॉरी मुहाफिज। यस वो कह रहा है false, a categorical variable can have numerical values, hence mean of the variable does not exist. इसका मतलब क्या है? ये देखो, last one option is even though the order of data exists in categorical variable with ordinal scale of measurement, जो हमने पढ़ा था, ठीक है, the mean of the variable will not exist. तो ये तो होगा, बट मुझे नहीं लगता यार ये होना चाहिए, because it's saying a categorical variable can have numerical values. यस सर, नहीं होगा। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे वो explicitly mention कर रहे हैं, थोड़ा confusing है, तो let's see. What do you think, Shifa and Somnath? यस सर, ये वाला फोर्थ वाला होगा सर, है ना, क्योंकि ऑर्डिनल का लिख रहा है इसमें, पर आपका स्टिल नहीं होगा, राइट? तो लेट्स चेक कितना सही होगा हमारा, ठीक है, देखा यही है तुम लोगों का भी, बढ़िया, गुड, ये वाला भी आप लोगों का ठीक है, ये दिस इज आल्सो करेक्ट। सर मेरा थोड़ा सा फ्लू में गलती हो जाता है सर। कुछ नहीं, तो थोड़ा प्रैक्टिस करो ध्यान से, बस धीरे धीरे प्रैक्टिस से अब एक्यूरेसी पे इंप्रूव करना है, ठीक है, स्पीड बढ़ती जाएगी और एक्यूरेसी को भी अब ध्यान देना है। तो हमारे सारे सही थे, ठीक है, गुड जॉब गाइस। कल करते हैं फिर बाकी, तुम लोग, ये हमने लास्ट एक्टिविटी थी, देखो तुम्हारा 2.5 ही लास्ट एक्टिविटी है इसमें, तो हमने वो भी कर लिया है। जस्ट गो एंड ट्राई टू अटेम्प्ट प्रैक्टिस असाइनमेंट्स 2.1 2.2 या एक्टिविटी करना, कोशिश करो ये खत्म करो, सीधे एक्टिविटीज खत्म करो एंड प्रैक्टिस असाइनमेंट्स कंप्लीट करो सारे,
एंड देन कोई दिक्कत होती है तो ग्रुप में डिस्कस करो, एक दूसरे की हेल्प करो, दैट्स द वे आई मीन you'll be able to learn. Hey guys, hello everyone. It's so good to see all of you till this part of the video. I hope you guys are enjoying it. I am Rahul Saxena from V for AI, that is V for Artificial Intelligence, and a student of this IIT BS degree as well. So I'm also associated with IIT Madras as a student, just like you going to be a student, right? So 100 plus students of mine have been a part of this degree via my paid batch or from YouTube, right? So they have contacted me and they have thanked me for they have messaged me that my this course has helped them a lot. So the videos that I am posting here are the session videos which were captured during the live batch, right? So I hope you are enjoying it. Please do comment below the video so that I can understand whether you are able to understand it or not. Just share your feedback, and you all can support me by sharing the videos with other students as well. Please do subscribe to the channel because subscribers bahut zaruri hai. If you have subscribed, if you can subscribe using other devices as well, that's also very much encouraged. The course fee is actually 1,999, but I have all I have made it completely free because I really want you guys to ace the exam, not just qualify. I am pretty sure that you all are capable to qualify the exam. But from these videos जो कि अब हम पोस्ट कर रहे हैं, इनसे तुम सच में 80% 90% से ज्यादा स्कोर कर सकते हो if you seriously just watch the video, practice questions, because practice question practice करना is the most important thing, right? So that's the purpose कि तुम मेरे सारे जूनियर्स बन पाओ and we'll be able to meet at Paradox और मचाएंगे दबा के, ठीक है? That's the sole purpose. So यार अच्छे से पढ़ो. As a support, what you can do is you can share these videos with other friends who are preparing for IITM. If you feel that my videos are adding some value, I would highly encourage you कि जितना तुम donate कर पाओ, if the videos help you, donate some amount as per your appetite. Whatever feels good to you, you can donate, right? Using this QR code. Okay, I would love to hear from all of you. So just ping me on WhatsApp using this number. ठीक है, मैसेज करो, आई विल एड यू इन द ग्रुप, यू कैन डिस्कस, यू कैन टैग मी, और अच्छे से पढ़ो. जब भी मैं अवेलेबल हूँ आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट. बस मिलते हैं फिर पैराडॉक्स में. सी यू गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप ऑन प्रिपेयरिंग, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो.